तो इस चैप्टर का अपना पहला टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इस चैप्टर का अगर मैं समरी बता दूं कि कितने पार्ट्स में डिवाइड है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना, या फिर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है ये अपन चैप्टर के दौरान समझ लेंगे। इतना हमें पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन का मतलब है लाइट किसी चीज़ से जाके टकराए और वापस आ जाए, ठीक है ना, सेम जिस हम कह सकते हैं मीडियम से वो गई है उसी मीडियम में वापस आ जाए। हाँ, रिफ्लेक्शन का मतलब, ठीक है। तो अब चाहे मिरर में देख लो, तुम्हें मिरर में अपनी इमेज इसलिए दिख जाती है क्योंकि मिरर में तुम्हारी जो तुम ऑब्जेक्ट हो, मिरर में तुम्हारी इमेज गई और वो टकरा कर वापस आ गई। कहाँ आ गई? तुम्हारी आइज़ में, तो तुम्हें उसकी इमेज दिख जाती है, ठीक है। ऐसे ही हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, लाइट उससे जाकर टकराती है और वो जो लाइट है वो हमारी आँखों में आती है, तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखता है। याद रखना, में लाइट नहीं दिखती, लाइट हम नहीं देख सकते क्योंकि लाइट मैटर नहीं होती है ना। 9th क्लास में हमने देखा था मैटर इन आर सराउंडिंग्स में कि कौन कौन सी चीज़ें मैटर होती हैं, कौन कौन सी नहीं होती हैं। तो लाइट को हम मैटर में नहीं गिनते क्योंकि लाइट एक एनर्जी है और एनर्जी कभी दिखती नहीं है हमको, ठीक है। लेकिन लाइट के कारण हमें दूसरे ऑब्जेक्ट्स दिख सकते हैं। तो हमारे इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। बहुत बेसिक सा टॉपिक है। इस पार्ट में ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक बहुत हम कह सकते हैं ब्रॉड टॉपिक है जिसमें हमें कुछ कुछ चीज़ें पढ़नी है, जैसे रिफ्लेक्शन के लॉस पढ़ने हैं। हमें ये पढ़ना है कि रिफ्लेक्शन किसके थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है रिफ्लेक्शन? मिरर के थ्रू होता है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट्स भी आसपास के क्या कह सकते हैं कि रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, लेकिन मिरर का हमें पढ़ना है क्योंकि मिरर से हमें इमेज मिलती है प्रॉपर। और फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स देखने हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के या मिरर के। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को मैं सिंपल 3 वर्ड्स में, ये 4 वर्ड्स में कह सकता हूँ? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कह सकता हूँ मैं। लाइट आएगी और बाउंस बैक हो जाएगी, सिंपल। अगर मैं एक सरफेस बनाता हूँ, ठीक है, ये एक सरफेस है लेकिन ये सरफेस टेढ़ी बन गई है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? सीधा करना पड़ेगा। और सीधा करने के लिए हमें चाहिए डस्टर, और डस्टर कहाँ रखा है? वहाँ पर। किसका? ठीक है, चलो। तो एक सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस नीचे से पॉलिश्ड है या फिर कह सकते हो एक साइड से पॉलिश्ड है। पॉलिश्ड होने का मतलब है कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक है ना। हमने 7th क्लास में 8th क्लास में पढ़ा होगा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। तो ये एक ओपेक चीज़ है, यानी इसका एक काम है कि एक तरफ से पॉलिश्ड है। अब जब लाइट इसमें आती है, ये मान लो एक लाइट आई, लाइट हमेशा एक रे के फॉर्म में चलती है, रे को बोलते हैं तरंग। तो जो लाइट आकर गिरती है इस सरफेस पे, उस लाइट रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो टर्म्स मैं बता रहा हूँ, ये थ्रू आउट द चैप्टर चलेंगी, तो अभी सीख लो। जो लाइट रे आती है और टकराती है उसको हम कौन सी रे बोलते हैं? इंसिडेंट रे, क्योंकि वो टकरा रही है, इंसिडेंट हो रही है। और चूंकि ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है तो लाइट इससे टकराकर बाउंस बैक हो जाएगी, वापस इसी मीडियम में चली जाएगी, नीचे नहीं चली जाएगी, इसके पीछे नहीं चली जाएगी। समझ आ गया? तो इस रे को जो रिफ्लेक्ट होकर चली गई इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि रिफ्लेक्ट होके गई है। समझ में आ गया? अब हमारा जो सरफेस है इससे 90 डिग्री पर, ठीक है ना, मैं एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा। परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर ही बनता है, ठीक है ना। ये मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया, ये सरफेस के 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो अब देखो, ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम नाम देते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो 3 चीज़ें हैं, एक हमारा इंसिडेंट रे जो लाइट रे आकर टकराएगी, एक हमारी रिफ्लेक्टेड रे जो टकरा के वापस जाएगी, और सरफेस से 90 डिग्री पर क्या बना है? नॉर्मल। सिंपल, नॉर्मल चीज़ है ना, नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, दिख रहा है, ठीक है ना। एंगल आई, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस।
किस किस के बीच में बन रहा है? इंसिडेंट रे और, बिल्कुल नहीं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, रिफ्लेक्टेड रे के बीच में नहीं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। समझ आया? अब एक और एंगल बनेगा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है। समझ में आ गया? ये है हमारा सिंपल सा रिफ्लेक्शन का फिनोमेना या फिर कॉन्सेप्ट, इतना सिंपल सा है। कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है, इंसिडेंट रे याद रखो, रिफ्लेक्टेड रे याद रखो, नॉर्मल याद रखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इस रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज यानी रूल, ठीक है, नियम क्या है जो कि यूनिवर्सल हैं, हमेशा फॉलो होते हैं, ठीक है। पहला लॉ, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, कहानियाँ नहीं लिखनी हमको। पहला लॉ कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सिंपल सा लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब तुम कहोगे कि सर ये तो स्मूथ सरफेस है, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या हो कि अगर मैं ऐसी सरफेस बनाऊं और इंसिडेंट रे आए और इधर चली जाए, अब बोलो सर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है, तो देखते हैं। ये एंगल है, सॉरी ये सरफेस है। अब इस सरफेस से मैं 90 डिग्री पर क्या बना दूंगा, एक परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अब अगर मैं यहाँ देखूँ और यहाँ देखूँ तब तो मुझे दिख रहा है कि ये दोनों का वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इक्वल। तुम्हें जब ऐसे सरफेस में ना बहुत माइन्यूट लेवल पर जाके देखना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें ये समझ आएगा कि दोनों एंगल्स वहाँ भी इक्वल हैं, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है ना। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, तुम्हें बहुत ना कहना चाहिए बहुत डीप लेवल पे जाके, बहुत माइन्यूट लेवल पे जाके देखना पड़ेगा कि दोनों इक्वल है, ठीक है। मुस्कुरा क्यों रहे हो? माइक्रोस्कोप लगा के देखना तुम, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास माइक्रोस्कोप तो लगा लोगे तो वहाँ तुम्हें एंगल दिखेगा थोड़ी कि लाइट आ रही है, लाइट जा रही है, दो रेज, ये नहीं दिखती चीज़ें, ठीक है ना। हमें बस ये एज्यूम करना होता है, ठीक है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में। दूसरा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही सरफेस पर आती हैं। इसका मतलब क्या है? क्या इंसिडेंट रे आकर नीचे चली गई? नहीं ना, उसी वहीं गई है, ठीक है ना। नॉर्मल भी, ये तीनों एक ही प्लेन पर है ना। तो ये दूसरा लॉ कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर हैं तीनों। क्लियर? ठीक है। कौन कौन सी रेस? नॉर्मल रे नहीं होती, हाँ, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन, वेरी गुड, ठीक है ना। ये है रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। 2-3 मार्क्स में इसका आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है, और कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में भी आ जाता है। दिस इज द सिंपलेस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, समझ में आ गया? लिख लो। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। अभी ये जो मैंने मिरर बनाया ना, ये एक प्लेन मिरर है, हाँ ये एक मिरर है, ठीक है। अभी मैंने इसको हॉरिजॉन्टल बनाया था लेटाकर, अब मैंने इसको वर्टिकली बना दिया। मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लो तुम खड़े हो एक मिरर के सामने, ठीक है। तो यहाँ से एक इंसिडेंट रे आएगी, रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, यहाँ से एक इंसिडेंट रे आएगी, रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। तो इतना तो हमें समझ आ गया कि किसी प्लेन मिरर में इमेज सामने नहीं बन सकती, क्योंकि ये दोनों ऐसे जा रहे हैं और ऐसे जाएंगे, तो क्या कभी मिल पाएंगे एक दूसरे से इन्फिनिटी में? कभी नहीं मिल पाएंगे। तो इमेज जो है ना वो बनती है मिरर के पीछे, ठीक है ना। हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं और पीछे बनाते हैं, ये हमारी इमेज बनती है, ठीक है।
अब तुम्हें इस चैप्टर में ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये हमेशा इमेज की लाइंस होंगी, ठीक है ना। या फिर हो सकता है सीधी लाइन भी हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुम मिरर के पीछे बना रहे हो कुछ भी तो तुम्हें ये लाइंस डॉटेड ले जानी पड़ेंगी। ये ये सीधी लाइंस है, ठीक है ना। इसमें क्योंकि ये मिरर के सामने है, मिरर के सामने जो चीज़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, रियल होती हैं, है ना। तुम रियल हो, मैं रियल हूँ, मिरर के सामने। मिरर के पीछे जितनी भी चीज़ें होती हैं वो होती हैं वर्चुअल, यानी नकली, ठीक है ना। देखो, आईने के पीछे का मतलब थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है। ये मत सोचो कि तुम सामने देख रहे हो और तुम्हें तुम्हारी जो इमेज है वो लिटरली आईने के पीछे बनेगी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है। आईने के पीछे का मतलब है जब तुम आईने में अपने आप को देखते हो, ठीक है, तो तुम्हें ऐसा फील होता है ना कि उतनी ही दूरी पर तुम अपने आप को देख पा रहे हो जितनी दूरी पर सामने मिरर से दूरी पर हो। इसका मतलब क्या है, अभी जब मैं नेचर समझाऊंगा ना इमेज का, उससे हमें कुछ समझ आएगा। ये समझ आएगा कि जितनी दूरी पर मिरर से ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूरी पर मिरर से इमेज होती है, सेम डिस्टेंस। समझ आ गया। दूसरा, इमेज कहाँ बनती है, मिरर के पीछे। इसलिए इमेज कैसी होती है, वर्चुअल, नकली होती है। एक और बात कि मिरर जो है ना वो इरेक्ट बनती है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधी, ठीक है ना, उल्टी नहीं बनती। उल्टी का मतलब है कि जैसे तुम कभी चम्मच में अपने आप को देखो ऐसे, ठीक है, तो तुम्हें उल्टा दिखेगा। जब वो जो अंदर घुसा वाला कॉनकेव वाला सरफेस होता है ना, हाँ, प्लेट में भी उल्टे दिख जाते हो। कॉनकेव सरफेस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ मिरर पे डिपेंड करता है। यहाँ पर लेकिन तुम्हारी सीधी इमेज बनेगी, ठीक है, लेकिन वो इमेज लेटरली इन्वर्टेड होगी। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि अगर तुम अपना सीधा हाथ उठाओगे मिरर के सामने तो मिरर में कौन सा हाथ उठता दिखेगा, लेफ्ट हैंड, ठीक है ना, उल्टा हाथ। तो इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। तो कुल मिलाकर जब एक प्लेन मिरर से इमेज बनती है तो उस मिरर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक, इमेज कहाँ बनती है, आईने के पीछे। आईने के पीछे को हम क्या बोल देंगे, बिहाइंड द मिरर, ठीक है ना। पहले हम लिखेंगे इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। पहली तो ये बात हो गई। दूसरा, डिस्टेंस क्या होगी इमेज की, जितनी किसकी है, अपनी नहीं, हम क्या है, ऑब्जेक्ट। ये टर्म्स याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि जब तुम आगे स्फेरिकल मिरर्स पढ़ोगे जो सबसे मेन टॉपिक है उसमें तुम्हें ऑब्जेक्ट और इमेज वर्ड ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एट सेम डिस्टेंस दैट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। जितनी मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी उतनी मिरर से इमेज की दूरी। पॉइंट नंबर 3, इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल या वर्चुअल, वर्चुअल, नकली इमेज बनेगी। सीधी या उल्टी, इरेक्ट या इन्वर्टेड, सीधी, हम लिखेंगे इरेक्ट, लेकिन लेटरली इन्वर्टेड, यानी सीधा हाथ उठाओगे तो आईने में उल्टा हाथ दिखेगा। साइज इमेज का कैसा होगा, जितना ऑब्जेक्ट का है। समझ में आ गया। तो ये हो गए नेचर ऑफ इमेज जब आप प्लेन मिरर में बनाओगे। चलो गिरा दो, कॉपी गिरा दो, खुद गिर जाओ, बैग गिरा दो, बाहर फेंक दो, रोड पे।
अगला टॉपिक हमारा है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इसके पहले जो हमने देखा था वो था प्लेन मिरर। अब हमारे स्फेरिकल मिरर आते हैं। स्फेरिकल यानी स्फीयर, यानी समझते हो ना, गोल, बॉल जैसा स्ट्रक्चर। तो जो स्फेरिकल मिरर है, हमें एक्चुअल में ऐसा कोई मिरर नहीं पढ़ना है, बट हमें इसका 2 टुकड़े करना है और 2 मिरर बनाने हैं। अब ये एक मिरर बन गया, ये एक मिरर बन गया। तुम अगर ध्यान से देखो तो इसकी पॉलिश्ड सरफेस पीछे की तरफ है, यानी कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहाँ से वो रिफ्लेक्ट कर सकता है, वो उभरा हुआ है, वो बाहर निकला हुआ है, ठीक है ना। और ऐसे मिरर को जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर निकला हुआ रहता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर निकला हुआ है, ठीक है। लाइट आएगी, इधर से टकरा जाएगी, ठीक है। नाउ अब हम इस मिरर की बात करते हैं। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो यहाँ है, इसका जो पॉलिश्ड सरफेस है वो पीछे की तरफ है, यानी कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ है, ठीक है ना, अंदर की तरफ है। इस टाइप के मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अब जैसे गुफा होती है ना, गुफा में अंदर जाते हैं, ठीक है, केव बनी हुई है तो केव है ये, कॉनकेव, समझ में आ गया। तो ये 2 टाइप के मिरर हैं। इन मिरर्स में तुम्हें जो मेन चीज़ें समझना है, जिससे तुम आगे चल के इस चैप्टर में इमेज फॉर्मेशन समझोगे, इसके साथ साथ न्यूमेरिकल समझोगे, ये कॉन्सेप्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। ये है मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पॉइंट, उसको हम बोलते हैं ओ, ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर। ओ का मतलब होता है यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर, समझ आ गया, ठीक है। वैसे यहाँ इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब जब एक लाइन है जो इस ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रही है, ये एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रही है, इस एक्सिस को हम बोलते हैं P, और P का मतलब होता है प्रिंसिपल एक्सिस, समझ आ गया। ये वो लाइन है जो किससे होते हुए जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से ना। अब कोई लाइट आएगी, टकराएगी और चली जाएगी, ठीक है ना। वो लाइट रे कहीं ना कहीं जाकर इस मिरर के पीछे या इस मिरर के सामने, तुम ध्यान से देखो तो ये जो लाइट है, मान लो कोई आती है और इधर से टकरा के जाती है, तो जहां पर मान लो एक ये लाइट रे आई, ठीक है, और इधर से टकरा के ऐसे चली गई, तो अब ये बताओ, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, ये लाइट को दूर भेज रहा है या प्रिंसिपल एक्सिस से अवे, या प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसकी जो इमेज बनती है ना, वो बनती है पीछे, समझ आ गया, पीछे की तरफ, मिरर के पीछे। इसलिए इस मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। डाइवर्ज करने यानी दूर भेजना, डाइवर्ज, डी से डाइवर्ज, डी से दूर, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। अब ध्यान से सुनना, ये जो लाइट रे गई, ठीक है ना, इधर, इसको जब हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये जो एक्सटेंडेड लाइन है, जिस पॉइंट पर ये एक्सटेंडेड लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस, या प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है इसको, समझ में आ गया। जहाँ से तुम्हारी जो रिफ्लेक्टेड रे है, अब रिफ्लेक्टेड रे तो वहाँ चली गई, मैंने एक्सटेंड करी है रिफ्लेक्टेड रे, तो जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रे इस प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करती है, उसको हम क्या पॉइंट बोलते हैं, फोकस। तो मुझे बताओ कि कॉन्वेक्स में जो फोकस होता है वो इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है या बिहाइंड द मिरर होता है, बिहाइंड द मिरर होता है, समझ में आ गया, ये याद रखना। अब अगर मैं इस मिरर की बात करूं, तो अगर इसमें कोई लाइट रे आती है ऐसे, तो ये तो सामने के सामने ही रिफ्लेक्ट कर देगा ना, समझ में आ गया, ठीक है, ये सामने रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये जो इंसिडेंट रे, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ पर भी तुम देख रहे हो रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पर जाकर प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करती है, इसको भी मैं क्या बोलूँगा, फोकस। अब ये जो लाइट को ना एक तरफ ला रहा है, यानी कि उसको जो है एक फोकस
की तरफ ले जा रहा है या फिर फोकस कर रहा है, और सामने की तरफ फोकस कर रहा है। यानी अगर मैं इधर से भी एक लाइट रे ले जाऊं तो वो भी इधर फोकस कर देगी। तो ये इमेज को ना कन्वर्ज करता है, समझ आ गया? कन्वर्ज करने का मतलब है एक पॉइंट पर लाकर रख देता है। इसलिए हम कॉनकेव मिरर को बोलते हैं कैसा मिरर? कन्वर्जिंग मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर ले जाता है लाइट को या इमेज को, ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ लाता है। तो ये दूर भेजता है तो डाइवर्जिंग, ये पास लाता है तो कन्वर्जिंग। ठीक है, तो मुझे बताओ कि कॉनकेव मिरर का फोकस कहाँ बनता है? इन फ्रंट ऑफ मिरर या बिहाइंड द मिरर? फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है ना। इसीलिए ज़्यादातर इमेजेस इसमें जो बनती हैं वो बिहाइंड द मिरर बनती हैं। तो वो कैसी होंगी? वर्चुअल या रियल? वर्चुअल, नकली बनेंगी मोस्टली। मैं सारी नहीं कह रहा हूँ, मोस्टली। और इसमें क्योंकि सामने बन रही है इमेजेस, तो मिरर में सामने ही तो असली इमेज बनती है। तो ये कैसी इमेज बनाएगा? हमेशा नहीं, सॉरी, मोस्टली। ठीक है ना, क्योंकि जब हम देखेंगे इसमें कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है तो एक केस आएगा जिसमें ये भी वर्चुअल इमेज बनाता है, पीछे बनाता है। ठीक है, देखेंगे, अभी टेंशन मत लो। अब ये हो गया। अब ये दोनों मान लो एक स्फेरिकल मिरर हैं, तो हर स्फीयर का एक सेंटर भी होता है ना, ठीक है ना। तो ये है दोनों का सेंटर, ठीक है। अब अगर मैं इसको उड़ा दूं, मान लो ये है नहीं मिरर, ठीक है ना, कौन सा? कॉनकेव नहीं है, तो ये सेंटर तो इसका रहेगा ना, ठीक है ना। या फिर मैं इसको गायब कर दूं तो ये इसका सेंटर तो रहेगा ना। तो ज़रूरी नहीं है कि अब आगे चल के चैप्टर में तुम्हें ये दोनों साथ में ही मिलें, ये तो मैंने साथ में बना दिया ताकि तुम्हें समझ आ जाए अच्छे से डायग्राम। लेकिन ये जो सेंटर होता है ये मौजूद होता है, और इस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गया? सी, इधर सेंटर, ये पीछे रहेगा, ये इसके पीछे रहेगा। क्लियर हुआ? ठीक है। अब एक और चीज, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर की दूरी, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर, या फिर इसको ऑप्टिकल सेंटर ना बोल के ऑप्टिकल सेंटर तो लेंस में बोला जाता है, इसको हम पोल बोल देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ का पी हटा रहा हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, इसको हम पी बोल देते हैं, ये यानी पोल ऑफ मिरर। यहाँ मैं करेक्ट कर लेता हूँ अपने आप को, पोल। ऑप्टिकल सेंटर ज़्यादा वैलिड टर्म है लेंस के लिए, ऑप्टिकल यानी लेंस, ठीक है। नीचे क्लियर हुआ? नाउ अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के पोल की दूरी, पोल अभी भी वही है, बस मैंने नाम चेंज कर दिया। पोल क्या होता है? जिससे प्रिंसिपल एक्सिस क्रॉस करती है सेंटर ऑफ द मिरर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी को हम बोलते हैं आर। मुझे बताओ, किसी भी सर्कल में सेंटर से लेके फारदेस्ट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। तो इसको भी हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर को हम बोलते हैं, पोल तक की दूरी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ। एरो। अब ठीक है। चल एक और बात, ये मैं बाद में भी बताऊंगा, फिर अभी भी समझ लो। फोकस से लेकर पोल तक की दूरी को, फोकस से लेकर पोल तक की दूरी को यहाँ पर भी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। समझ आ गया? इसको मैं स्मॉल एफ से डिनोट करूंगा फोकल लेंथ को, और फोकस को कैपिटल एफ से। समझ आ गया? ठीक है ना? क्लियर हुआ? तो ये सारी टर्म्स तुम्हें आनी चाहिए। क्या क्या? सबसे पहले सेंटर ऑफ मिरर को हम क्या बोलते हैं? जिस सेंटर से या फिर जो एक्सिस पोल से होते हुए जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अब लाइट आएगी, टकराएगी, और जिस पॉइंट पे जाके वो प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करेगी उसको हम क्या बोलेंगे? फोकस से पोल तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे? सेंटर, दोनों मिरर का सेंटर क्या कहलाएगा?
और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक और चीज़ समझ लो, एक रूल है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, एक फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू 2f, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, या फिर मैं ये बताता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये होता है डबल ये और ये तो मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, लेकिन याद रखना फोकस की दूरी और फोकस से पोल तक की दूरी ये मिलाकर बनता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो R इज इक्वल्स टू 2f, ठीक है, या F इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, क्लियर हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें आगे चल के जो क्वेश्चंस मिलेंगे तो ज़रूरी नहीं है तुम्हें फोकल लेंथ दे दिया जाए, तुम्हें क्या दे दिया जा सकता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो तुम फोकल लेंथ निकाल सकते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर से। क्लियर हुआ ना? तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चल के जब हम इमेजेस फॉर्मेशन समझेंगे इन दोनों मिरर से, तो ये डायग्राम, इनमें जो टर्म्स यूज़ की जा रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो ये डायग्राम अच्छे से बना लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो देखो मैंने ना नंबरिंग भी कर दी है, एक चीज़ और नहीं बताई थी, अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, वो पार्ट जो इंसिडेंट रे के लिए एक्सपोज्ड होता है, यानी कुल मिलाकर रिफ्लेक्टिंग पार्ट, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इसका अपर्चर ये है, इसका अपर्चर ये है। समझ आ गया? अब देख लो एक एक चीज़, ठीक है। नंबर 1 क्या है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, पोल ऑफ मिरर, ठीक है ना। तीसरा क्या है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा क्या है हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिफ्थ क्या है हमारा, फोकल लेंथ। सिक्स्थ क्या है, फोकस। और सेवेंथ क्या है, अपर्चर। अगर तुमको ये सातों पॉइंट समझ आ गए क्या है, तो आगे की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।